हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। और आप सभी का मेरे इस चैनल साइंस विद बेबी एलिसा में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें हम लोगों ने गोली उत्तल दर्पण के सारे प्रतिबिंब क्लियर कर लिए थे और लास्ट में हम लोगों ने उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति देख ली थी, ठीक है, और चिन्ह परिपाटी भी देख ली थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, ठीक है, और जानेंगे कि ये यू वी एफ क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध क्या पढ़ेंगे? संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। तो संबंध तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को पता ये होना चाहिए कि ये यू वी एफ है क्या, सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं U क्या है, V क्या है और F क्या है, तब तो संबंध जाने। पहले ये चीज़ें ही नहीं कन्फर्म होंगी तो क्या पता। तो देखिए, जब हम लोग प्रतिबिंब बना रहे थे तो हम लोग वस्तु को रखते थे, ठीक है, और हम लोग देखते थे कि एक ध्रुव होता है। तो हमने बताया था कि सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव और वस्तु के बीच की जो दूरी होती है वो उसे हम लोग U से डिनोट करते हैं, और ध्रुव से प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी होती है उसे V से प्रदर्शित करते हैं, और ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे स्मॉल f से, यानी कि इसे हम लोग फोकस दूरी बोल देते हैं। इसे हम लोग वस्तु की दूरी, इसे प्रतिबिंब की दूरी और इसे हम लोग फोकस दूरी भी बोलेंगे। तो ये क्या है हमारी ध्रुव से, इसको हम ध्रुव से बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ध्रुव से कहाँ की दूरी? वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है। फिर उसके बाद जो V है, V क्या है? V है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, ये हो गया। फिर F क्या है? ये है ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, इसे हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। तुम लोगों ने उसमें पढ़ा भी था। तो ध्रुव से फोकस के, यहाँ पे आप मुख्य फोकस भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोकस के बीच की दूरी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि संबंध क्या होता है। आप लोगों को स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो दोनों के लिए ही हम लोग संबंध देखेंगे। तो जो संबंध आता है, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक, ये संबंध गोलीय दर्पण के लिए है और ये संबंध हमारे दोनों ही दर्पणों के लिए है। कौन कौन से दर्पण होते हैं? पहली बात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक, ये दोनों ही दर्पणों के लिए ये संबंध होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। दर्पणों के लिए होता है कि ये क्या है? फोकस दूरी है, ये हमारे प्रतिबिंब की दूरी और ये हमारे वस्तु की दूरी, ठीक है। जब हम लोग सवालों को हल करते हैं तो इस सूत्र में क्या होगा कि प्रतिबिंब की दूरी दे देंगे, वस्तु की दूरी दे देंगे और कहेंगे कि हमें फोकस दूरी बताइए, या फोकस दूरी दे देंगे, प्रतिबिंब की दूरी दे देंगे, वस्तु की पूछ लेंगे, फोकस दूरी दे देंगे, वस्तु की दूरी दे देंगे और प्रतिबिंब की दूरी पूछ लेंगे। मतलब तीन में से कोई दो दे देंगे आपको, उनमें से हमें एक को निकालना होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, उसके बाद क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यू होती हैं। तो सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को वो ये होती है कि कब हमारा V निगेटिव हो जाएगा, कब हमारा U निगेटिव हो जाएगा, कब हमारा F निगेटिव हो जाएगा ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग उसके लिए देख लेते हैं। देखिए, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है कि U V F क्या होता है? ऑलवेज जो होते हैं ये निगेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, बट एक सिचुएशन को छोड़ करके। वो एक सिचुएशन क्या होती है? जब देखिए क्या किया था हमने कि दर्पण ये था, ठीक है, अवतल दर्पण, और यहाँ पे हमारा क्या था? ध्रुव, और यहाँ पे फोकस। जब ये क्या था? फोकस था। जब वस्तु को हम लोग यहाँ पर बीच में रख देते थे, इसके फोकस और ध्रुव के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता था? इस साइड बनता था, और वो आभासी प्रतिबिंब बनता था। ये ओ डैश, और ये क्या होता था हमारा?
आई डैश होता था ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारे v होगा, v हमारा इस अक्ष में चला जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, v हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बस ये सिचुएशन होगी जिसमें हमारा v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सबके लिए u v f सब निगेटिव रहेगा अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं तो उत्तल दर्पण के लिए, तो देखिए उत्तल दर्पण में हम लोग वस्तु तो हमेशा कहाँ रखते थे, लेफ्ट साइड में रखते थे, है ना। और जो उसका फोकस होता था, देखिए ये क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। इसमें हमेशा वस्तु इस साइड होती थी और इसका फोकस और प्रतिबिंब जो होता था दोनों ही हमारे इस साइड को बनते थे। तो इस अक्ष पर सारे पॉजिटिव लिए जाते हैं, इस अक्ष पर सारे निगेटिव लिए जाते हैं, तो वस्तु हमेशा इस साइड में रहेगी। तो u हमारा ऑलवेज क्या रहेगा, u हमेशा निगेटिव रहेगा, लेकिन जो हमारा v और f होगा वो हमेशा ऑलवेज इसमें पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, वस्तु दोनों के लिए ही निगेटिव रहेगी, इसमें v और f निगेटिव, इसमें v और f पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन इसकी एक सिचुएशन है कि जब हमारा प्रतिबिंब, जब हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी होगी तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेसिस पे बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का एक ना एक न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में ज़रूर आता है, चाहे वो बहुविकल्प में पूछ लें, चाहे वो लॉन्ग में पूछ लें, या आपके शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए आप लोग क्या करें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने ले लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद में हम लोग देखेंगे संयुग्मी फोकस क्या होता है। ठीक है, संयुग्मी फोकस को हम लोग संयुग्मी बिंदु भी बोल देते हैं। तो ये काफ़ी कम समझ में आता है, अगर परिभाषाएं स्टूडेंट लर्न तो कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो आज हम लोग उसको समझते हैं क्या होता है संयुग्मी फोकस, और इसी का नाम होता है संयुग्मी बिंदु। ठीक है, संयुग्मी, समझ में ही आ रहा होगा कि संग है, युग्म साथ में, युग्म मतलब कि दो साथ में दो बिंदु होंगे। तो संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु दोनों एक ही के नाम है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, या संयुग्मी बिंदु। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहते हैं उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर बनता है। तो दो बिंदु होते हैं। देखिए हमने कहा, जैसे ये बोल दिया यहाँ पे, संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दूसरे वस्तु पर जाकर के बनता है। मान लीजिए ये वस्तु थी और ये क्या है ये हमारा प्रतिबिंब है। तो हम कहते हैं कि संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के बनता है। तो वो दोनों बिंदु आपस में क्या होते हैं, संयुग्मी बिंदु होते हैं। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि ये जो बिंदु होते हैं इन्हें आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब क्या है कि अगर वस्तु को हम प्रतिबिंब की जगह रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, अगर प्रतिबिंब हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब क्या है कि इनकी स्थितियों को बदला जा सकता है आराम से। ठीक है, तो संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु उन बिंदुओं को कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के बनता है। ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु दूसरे बिंदु पर जाकर बनता है, संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इनमें दोनों बिंदुओं को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम वस्तु को रख रहे हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ पे अगर हम वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये बात तो हमारी जो संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस आती है इसके लिए देखो, जैसे कि हमने बात कर ली अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए हमने बात की, तो अवतल दर्पण में हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे मतलब मान लो कि अनंत पे वस्तु थी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता था। जैसे कि मान लो कि हमारी अनंत पर वस्तु होती थी तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता था, और जब हम लोग देखते थे कि हमारी वस्तु कहाँ पर होती थी, फोकस पर होती थी,
वस्तु हमारी कहाँ पर होती थी, फोकस पर होती थी, तो प्रतिबिंब हमारा कहीं पर अनंत पे जाकर के बनता था। कंफर्म तो होता था, यहाँ कहीं पर प्रतिबिंब जाकर के बन जाता था। तो देखिए ये दो बिंदुओं को हमने आपस में एक्सचेंज किया तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, मतलब वो दो बिंदु हमें मिले ही मिले। जब हम वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, और जब वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो मतलब इन दोनों बिंदुओं को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात किसके लिए हमने बताई, ये हमने बताई किसके लिए, ये अवतल दर्पण के लिए बताई। किसके लिए बताई, अवतल दर्पण के लिए बताई। लेकिन क्या ये सिचुएशन उत्तल दर्पण में पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए कैसे, जैसे ये हो गया उत्तल दर्पण, इसमें अगर वस्तु को हम इधर रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर हमारा बन जाएगा। इधर हमारा प्रतिबिंब, मान लीजिए यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना, ठीक है, आई डैश, ये हमारा प्रतिबिंब बना, और ये वस्तु ओ डैश है, ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना। लेकिन अगर वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो इससे प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित तो हो जाएंगी, लेकिन परावर्तन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस साइड पे तो कलई है। तो जब परावर्तन नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु को हमेशा इधर रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे, तो इस परिभाषा का पालन नहीं कर रहा है। तो जो संयुग्मी फोकस होता है वो उत्तल दर्पण में नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, अवतल दर्पण के लिए होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। पूछा जाता है कि संयुग्मी फोकस किस दर्पण में होता है, तो अवतल दर्पण में होगा, उत्तल दर्पण पे नहीं होगा। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी बिंदु कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और इन दोनों बिंदुओं को परस्पर आपस में बदला जा सकता है। मतलब अगर वस्तु हमारी जैसे यहाँ पे है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, अगर वस्तु को यहाँ रख देंगे तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें समझने के लिए, बस थोड़ा सा। फिर इसके आगे हम लोग रेखीय आवर्धन देखते हैं, इसका ले लीजिए। तो ले लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, और इसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारा है रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही है और समझते हैं। इससे भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, इसकी इंग्लिश होती है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए इसे हम इसलिए बता रहे हैं इसकी इंग्लिश, क्योंकि हमें इसका यूज़ है। कैसे यूज़ है, क्योंकि जो आवर्धन होता है उसे हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो बात ये आती है कि आवर्धन को स्मॉल m से कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो उसकी इंग्लिश ही हमारी मैग्निफिकेशन, आवर्धन की इंग्लिश मैग्निफिकेशन होती है, इसलिए उसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम कहते हैं वस्तु के, जो वस्तु, देखिए कोई वस्तु रखेंगे हम, तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, दूरी नहीं लेंगे अब की बार, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन स्मॉल m कहते हैं। ठीक, तो ये इसकी होती है डेफिनेशन, और आपके एग्जाम में पूछी आती है, तो आपको बहुत ज़रूरी है इसको याद करना। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन स्मॉल m कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक फिगर देखिए, जैसे कि हमने कह दिया ये अवतल दर्पण है, कहीं पर भी हम क्या कर देते हैं, वस्तु को रख देते हैं। मान लीजिए, देखिए आपको याद होगा कि जब वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये वाला फिगर अच्छे से याद होगा। ये दर्पण हमारा M1 M2 है। तो जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते थे, वक्रता केंद्र पर रखते थे, तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता था और उतनी ही लंबाई का बनता था। ठीक है, तो ये जो ओ डैश और ये आई डैश हो जाता था। तो देखिए ये इसकी जो लंबाई है, मतलब ये कितना
कितना लंबा है, जैसे ये डिस्टेंस मापेंगे, ये कितनी लंबाई है, और ये इसके प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की तरफ, ठीक। तो इस लंबाई को मापा जाएगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो लंबाइयाँ होनी चाहिए वो मुख्य अक्ष के लंबरूप होनी चाहिए। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये इसके देखिए है, तो यहाँ पर देखिए ये भी इसके 90 डिग्री है और ये भी इसके 90 डिग्री है, तो इसलिए ये दूरी मापी जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, जबकि दोनों ही दूरियां मुख्य अक्ष के क्या हो, लंबरूप है। ये मुख्य अक्ष है, ये तो आपको बताया था, मुख्य अक्ष के लंबरूप हो, ठीक है। तो जब आवर्धन को लिखना होगा तो देखिए हम लोग उसको कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है, इसको वस्तु है तो वस्तु की लंबाई को जैसे मान लीजिए हमने y1 मान लिया, ठीक है। इसकी लंबाई को हमने y2 मान लिया, प्रतिबिंब की लंबाई को y2 मान लिया और इसकी लंबाई को हमने y1 ले लिया। इसको चाहे तो आप i डैश हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ऐसे लेते हैं, देखिए इसकी लंबाई को पूरी लंबाई जो है उसको हम o ले लेते हैं और इस पूरी लंबाई को i ले लेते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए o को क्या लिया हमने कहा वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई जो है वो क्या ली हमने, o ली, वस्तु की लंबाई o। देखिए o क्या है, ऊपरी तरफ पे है। कल हमने चिन्ह परिपाटी में बताया था, तो यहाँ पे जो o आएगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई को हमने बताया क्या से करते हैं, आई से करते हैं, और लिया हमने, और ये क्या नीचे की तरफ है तो माइनस y एक्सेस में है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, वो हमारी हो जाएगी निगेटिव, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई तो माइनस ऑफ i बटे o, ठीक, ये हो जाता है। और ये किसके बराबर होता है, v। देखिए यहाँ से इस प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के ही बराबर होता है। तो इसको हम अथवा करके देखिए और क्या लिख सकते हैं, अथवा करके हम लिख सकते हैं m बराबर माइनस आई अपॉन ओ बराबर, देखिए माइनस वी बट्टे माइनस का u। देखिए इस ध्रुव से यहाँ तक की दूरी ले रहे हैं, तो इस ध्रुव से यहाँ तक की जो दूरी है वो u है वस्तु के लिए, और यहाँ से यहाँ के लिए प्रतिबिंब के लिए ले रहे हैं तो v है। लेकिन दोनों ही दूरियाँ क्या होंगी, निगेटिव होंगी, क्योंकि ये माइनस ऑफ x एक्सेस है, तो इसलिए माइनस v माइनस u, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो सूत्र आएगा m बराबर हम लोग v अपॉन u भी लिख सकते हैं, या हम लोग i अपॉन o माइनस ऑफ i अपॉन o कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको हटाना चाहें तो ये माइनस इधर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इसके लिए सूत्र माइनस v अपॉन u भी तो हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर माइनस v अपॉन u, ठीक है। ये जो सूत्र आया है ये हमारे दोनों ही दर्पणों के लिए है, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण, ठीक। और इसमें एक चीज़ क्या है, इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर हमारा जो प्रतिबिंब है अगर वो वास्तविक होगा, ठीक है, तो हमारा जो आवर्धन आएगा वो निगेटिव आएगा। और अगर देखिए अगर m की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनने वाला है वो कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन हमेशा निगेटिव रहेगा। और अगर आभासी, देखिए अगर आभासी होगा ना तो प्रतिबिंब ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो i के लिए निगेटिव जगह प्लस में चली जाएगी। तो अगर m आवर्धन हमारा धनात्मक कब होगा, जब हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आवर्धन हमारा निगेटिव होगा, और अगर हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो आवर्धन पॉजिटिव होगा। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो सूत्र आया है m बराबर माइनस वी अपॉन यू, ये हमारे दोनों ही दर्पणों के लिए है, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण, दोनों के लिए यूजफुल है। इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन सी वैल्यू हम लोग कहाँ पर लेते हैं, ये हमने आपको डिफाइन कर दिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके एग्जाम में इसको पूछते हैं, ये भी परिभाषा पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो दोनों के लिए यूजफुल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ले लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम लोग कल देखते हैं और इसके आगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। देखिए इसके आगे बस थोड़ा सा नॉर्मल सा है कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो इन दर्पणों की पहचान हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, एक स्पर्श करके और एक प्रतिबिंब दे करके, और बाकी इसके उपयोग हैं तो आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। आज यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई वीडियो डालें तो आपके पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। ओके।